नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं सीईटी 2026 के बारे में। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर समान पात्रता परीक्षा जो है वो आपके दो होती है, यानी कि सीईटी जो है वो दो होती है। एक 12वीं कक्षा पास विद्यार्थियों के लिए होती है और उस सीईटी को पास करने के बाद में उस पर आधारित जो भर्तियां हैं वो आप देने के लायक हो जाते हैं। और दूसरा सीईटी होता है जो स्नातक स्तर, यानी कि आप ग्रेजुएशन कर लेते हो या फिर फाइनल ईयर में अपेयरिंग भी हो, तब आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल देना पड़ता है। और जैसे ही आप वो पात्रता परीक्षा पास करते हैं तो उसके बाद में आप ग्रेजुएशन वाले जो भी भर्तियां आती है, सीधी भर्तियां, वो आप देने के लायक हो जाते हो। कुछ चेंजेज हुआ है, सिलेबस में भी चेंजेज हुआ है। ऑल ओवर हम बात करेंगे, साथ में कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि इस सीईटी के अधीन आने वाली है। यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल, वो हुआ है सीईटी 2026 से 12th लेवल के लिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्पेशली 12th लेवल के ऊपर सीनियर सेकेंडरी जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जब आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। सीईटी 2026 सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल की हम विस्तृत चर्चा जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। क्या इसमें इस बार एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि ये भी चेंज हुआ है। सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, नई वैकेंसी जो इसके अधीन वैकेंसीज है उनमें से कौन सी नई भर्तियां जो है वो आने को जो है वो हमें मिलेगी आने वाले समय के अंदर। तो ऑल ओवर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले। आप सभी को पता है कि 2024 के अंदर अंतिम बार जो है वो आपकी सीईटी समान पात्रता परीक्षा हुई थी और उसके बाद में अब 2026 के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्तर की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपके सीईटी है ये होने वाला है, जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। और 3600 ग्रेड पे, वैसे अगर हम देखें तो 3600 ग्रेड पे जो है यहां तक की जो भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी कौन करवाता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। और 3600 ग्रेड पे स्पेशली इसमें अगर हम मोटा मोटा देखें तो वैसे 2400 और यहां से लेकर और आपके 3600 तक ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये आपके ग्रेजुएशन लेवल में आता है। इसके नीचे वाला जो है वो नॉर्मली जो है किसके अंदर रहता है, 12th लेवल के अंदर रहता है। तो यहां से हम बात करेंगे कि जो आपके 12th लेवल की सीईटी है, सबसे पहले कि इसके अधीन कौन कौन सी भर्तियां होगी, यानी कि ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जो कि आप ये पात्रता परीक्षा देकर और ये भर्तियां देने के लायक हो जाएंगे, यानी कि इनमें फॉर्म जो है वो आप भरने के लायक हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे कि कौन सी सेवाएं हैं और उसमें कौन सा पद जो है वो आपको मिलने वाला है, यानी कि कौन कौन सी जो है वो इसके अधीन भर्तियां आएगी। हम ये भी बात कर लेंगे कि कौन सी भर्ती है जो कि आने वाले समय में हमें 12th लेवल के आधार पर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आती है आपके राजस्थान के वन अधीनस्थ सेवा वन विभाग के अंदर जो भर्ती है जो है आपके वनपाल की, क्योंकि इसका तो अभी एग्जाम ही है 28 जून को। तो ये वनपाल वाली भर्ती तो अब जो है वो अभी तो नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जो है वो सीईटी के अंदर ये भी कर दिया है कि सीईटी की पात्रता परीक्षा जो है वो आपके 3 साल तक रहेगी। तो 3 साल के अंदर तो वनपाल की वापिस घूमकर आ जाएगी। तो फिलहाल जो है वो वनपाल की भर्ती प्रक्रियाधीन है, तो फिलहाल ये भर्ती जो है वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। लेकिन वनपाल की जो भर्ती है वो 12th लेवल के अधीन जो है वो आपके आती है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा जो है उसके अंदर छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती है ये आपको देखने को मिल सकती है। अभी इसकी बारे में जो है वो कोई इतनी जो है वो कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये भर्ती इसके अधीन आती है और आने की संभावना है। फिर आता है राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा के अंदर जमादार सेकंड का पद जो है ये आपके इसके अंदर आ सकता है। ये भी एक भर्ती है जमादार सेकंड की जो इसके अंतर्गत आने वाली है। ठीक है, अगला आता है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा और उसमें आता है कांस्टेबल का पद। ये कंफर्म है कि ये भर्ती जो है वो आपके जैसे ही सीईटी हो जाएगी, यानी कि इसका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है और अक्टूबर में जैसे ही 12th लेवल का सीईटी का एग्जाम होगा उसके बाद में आपकी भर्ती आएगी कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल के लिए जो है वो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि ये भर्ती तो बिल्कुल कंफर्म आने वाली है। फिर 5वें नंबर पर है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो आपके आरपीएससी है उसके अंदर जो आपके एलडीसी का पद है इसके लिए जो है वो आपके भर्ती आती है। अभी एलडीसी की भर्ती चूंकि प्रक्रियाधीन है, 5 जुलाई को उसका एग्जाम है, तो संभावना कम है कि इतनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन हाँ साल भर के बाद में आपको एलडीसी की भर्ती देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जैसे ही अक्टूबर के अंदर आपका सीईटी होगा उसके अगले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको कांस्टेबल का नोटिफिकेशन और उसके 8-10 महीने के अंदर आपको एलडीसी का नोटिफिकेशन, ये दो तो जो है वो आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे। फिर 6 नंबर पर आता है राजस्थान के अंदर सचिवालय के लिए, क्योंकि एलडीसी जो है वो एक ही भर्ती होती है, उसी में ही अलग अलग जगह पर बेचते हैं, चाहे आरपीएससी में हो, चाहे सचिवालय हो या फिर आपके अधीनस्थ कार्यालय हो। ये तीनों की जो है वो एक ही भर्ती आती है और उसको हम क्या बोलते हैं, लिपिक ग्रेड सेकंड के नाम से जानी जाती है। और साथ में ही अधीनस्थ के लिए कनिष्ठ जो सहायक होते हैं इनका भी क्या आता है, इसके अंदर पद आता है। तो एलडीसी और कनिष्ठ सहायक जो है ये लगभग एक ही साथ में जो है वो भर्ती चलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें
तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके अंदर भी लिपिक वर्ग सेवा के अंदर जो है वो आपके कनिष्ठ सहायक की जो है वो आपके पद आता है। पंचायती राज के अंदर भी जो है वो कनिष्ठ सहायक का आता है। इसके अलावा राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अंदर कनिष्ठ सहायक का आता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो आपके कृषि उपज मंडी है, कृषि उपज मंडी, उसमें भी कनिष्ठ सहायक का पद आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो है वो आपके लिपिक ग्रेड सेकंड का पद आता है। और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसके अंदर भी कनिष्ठ सहायक का पद आता है। और जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर भी कनिष्ठ सहायक का, यानी कि ऑल ओवर जो है वो इन्होंने एक तो वनपाल बताया है, दूसरा जो है वो कांस्टेबल बताया है, तीसरा जो है वो आपके एलडीसी बताया है, और उसके अलावा जो है वो आपके कनिष्ठ सहायक जो है वो इसमें बताया है, एक जमादार बताया है। तो ये आपके 5 ही पद इसके अंदर मोटा मोटा बताया है। भर्ती जिसकी आएगी वो कांस्टेबल कंफर्म है। एलडी अपने ये सीईटी होने के बाद में जो है वो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। फिर एलडीसी आएगा। वनपाल की प्रक्रिया दी ने तो अभी कोई संभावना है भी नहीं। छात्रावास अधीक्षक और जमादार की ये हो सकता है संभवतः अगले जुलाई तक आपको देखने को मिले। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इस बार जो है वो सीईटी के अंदर क्या दिशा निर्देश है, क्या चेंजेस जो है, कुछ खास चीजें हैं। जैसे कि इसमें एक चीज तो ये कहा गया है कि समान पात्रता परीक्षा जो है इसका जब स्कोर जारी होगा, जिस दिन स्कोर के परिणाम की दिनांक रहेगी, वहां से ये 3 वर्ष के लिए क्या रहेगा, मान्य। यानी कि अब जो है वो इसमें 3 वर्ष का जो है वो क्या रख दी गई है, इसकी वैलिडिटी रख दी गई है, यानी कि 3 साल तक ये चलेगा। दूसरा, समान पात्रता परीक्षा के अंदर उपस्थित होने के जो प्रयास है, यानी कि आप कितने भी जो है वो आप सीईटी के एग्जाम दे सकते हो, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, निर्बंधन है ये। यानी कि प्रयासों की संख्या का कोई भी, यानी कि अटेम्प्ट का इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी गई है। कभी भी आप दे लीजिए, 3 साल के लिए वो मान्य होगी। आप जब भी देंगे उनमें जितनी आपकी सीईटी, चूंकि एक चीज और ध्यान रखनी है, लिखी हुई है क्लियरली कि समान पात्रता परीक्षा जो 2024 थी ना, उसकी परिणाम की जो तारीख थी उससे 1 वर्ष, चूंकि उस टाइम 1 वर्ष हुआ करता था, 1 वर्ष 16/2/2026 को हो गया था। इस वजह से अब जो है वो 2024 की जो सीईटी है उसकी पात्रता खत्म हो गई है। अगर आपको अब कोई भी भर्ती देनी है तो आप सभी को वापस आवेदन करना होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब एक चीज ध्यान रखना है कि 3 वर्ष के लिए ये आपके मान्य होगी। संभवतः हर साल नहीं तो हर 2 साल में सीईटी करवाई जाएगी। प्रयास की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप जितनी भी सीईटी देंगे उनमें से जिसमें सबसे बेस्ट स्कोर रहेगा उसको आपके जो है वो उस भर्ती के लिए मान लिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के पास में जो है वो समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर को सुधारने का अवसर होगा। सुधार सकते हैं, जो ज्यादा बेटर रहेगा उसको माना जाएगा। ठीक है, 2024 की पात्रता अब खत्म हो गई है। समान पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली जो सीधी भर्तियां हैं उनके अंदर अगेन न्यूनतम जो है वो आपके 40% अंक, या फिर 240 में से 96 अंक जो है वो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लाना होगा। 96 जो है वो आपको यहाँ पर लाने होंगे 240 में से, जो कि आपके 40% यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। एससी और एसटी जो कम्युनिटी है उनके लिए 5% का इसमें छूट है, और एससी और एसटी के लिए 35% अंक जो है ये आपके 240 में से 84 अंक लेकर आने पड़ेंगे। इसमें आपको 5% की क्या मिल जाती है, छूट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है आपके इन दोनों के अंदर 40% और 35% का इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर आप सभी के क्लियर हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि आपको सीईटी का जो आपके ये फॉर्म है ये भरने के लिए क्या योग्यता की आवश्यकता है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता जो है वो आपके पास में क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि नाम ही इसका क्या है, 12th लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी सीईटी, यानी कि इसमें आपको क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी। यानी कि जो भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास है, जो भी विद्यार्थी 12वीं क्या है, 12वीं कक्षा पास है, वो सारे के सारे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी भर्तियां आपके 12th लेवल यानी कि 12वीं कक्षा पास वाली जो भी भर्तियां आएगी वो सारी की सारी इसके अधीन जो है वो आने वाली है। एक कांस्टेबल भारती तो उसको भी इसी में ही जो है वो डाल दिया गया है, तो वो भी अब इसके अंतर्गत ही होने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सीईटी 2026 है इसके अंदर ऑनलाइन जो आवेदन आप भरोगे तो उसकी अवधि क्या रहने वाली है, उसका टाइम क्या रहने वाला है। तो 24/6 से यानी कि आज की तारीख से जो है वो आपके ये स्टार्ट हो गया है, और 23/7 तक जो है ये आपके ऑल ओवर चलने वाला है। यानी कि 24 जून से लेकर 23 जुलाई तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, किसके, सीईटी के जो फॉर्म है ये आप भर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न की परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो ये चीज की घोषणा तो हो चुकी है कि अक्टूबर के अंदर तो होगा 12th वाला सीईटी,
और दिसंबर के अंदर कौन सा होगा आपके ग्रेजुएशन वाला सीईटी। ये तो हो गया है, इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, इसका नोटिफिकेशन के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षा का आयोजन जो है ये समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2026 जो है ये 23/10 से लेकर आपके 25/10 तक, यानी कि 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को 3 दिन इन्होंने रखे हैं, क्योंकि बोर्ड को लगता है कि भाई 3 दिन जो है उतने तो आपके पास में फॉर्म आ ही जाएंगे, कम से कम 10-15 लाख। तो उस हिसाब से 3 दिन जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं, 23, 24 और 25। इन 3 दिनों के अंदर आपके ऑफलाइन जो है ओएमआर आधारित जो है ये आपके सीईटी का एग्जाम होने वाला है। परिवर्तन के लिए भी बता रखा है भाई, परिवर्तन कर सकते हैं। आयु जो है वो इसमें क्या रखी गई है, तो 12th लेवल सीईटी के लिए इन्होंने रखा है कि 1 जनवरी 2027 को, 1 जनवरी 2027 जो कि आने वाला है, इस तारीख के दिन 1 जनवरी 2027 तक आपकी न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 से 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए 1/1/27 के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज भी आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी आयु संबंधित आपके छूट है वो भी इसके अंदर मिलेंगे। एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो आवेदक जो है इनके द्वारा जो आपके उच्च आयु है, चूंकि इसमें ध्यान रख सकते हो कि जिस भी भर्ती विशेष के अंदर सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, तो और यदि अगर कोई भी आवेदक उस वर्ष की भर्ती के अंदर आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी कि अधिकतम आयु के अंदर जो है वो 3 वर्ष की यहाँ पर छूट रखी गई है। इसके अलावा भी अधिकतम आयु के अंदर और अलग से कैटेगरी के हिसाब से भी छूट है, जैसे कि अगर जनरल की, अगर सामान्य वर्ग की अगर महिला है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब के अगर पुरुष है, यानी कि पुरुष है अगर रिजर्व कैटेगरी के, तो इनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा एससी और एसटी या फिर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनकी अगर महिलाएं हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं, तो इनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। तो ये मैक्सिमम आयु के अंदर ये छूट जो है वो आपको दी जाने वाली है। ठीक है, इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा के लिए जो आपके परीक्षा की स्कीम है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। इस बार पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, ये ऑल ओवर विषय है। अगर हम एक बार मोटा मोटा देखें तो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, ठीक है, इसके अलावा भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के संदर्भ में आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान है, तार्किक विवेचना एवं गणित आ जाती है। इसके अलावा आपके समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य ये पहली बार जोड़ा गया है, कंप्यूटर की जानकारी, हिंदी और अंग्रेजी, ऑल ओवर जो है वो सिलेबस इसके अंतर्गत आ जाता है। टोटल यहाँ पर 120 जो है वो प्रश्नों की संख्या रहेगी और 240 जो है वो आपके नंबर रहेंगे और 2.5 घंटे का टाइम जो है वो इसमें दिया जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो घटा दिए हैं, टाइम जो है वो घटा दिया है, तो 3 से 2.5 और इधर 150 से आपके 120। तो ये इसके अंदर इस बार पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी होंगे, वही आपके 5 विकल्प आएंगे और 5 में से आपको 4 में से किसी एक को चुनना है, अगर छोड़ना है तो आप 5वां ओएमआर में भर देना है। इसके अलावा इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर किसी व्यक्ति के गलत प्रश्न होता है तो टोटल पूर्णांक जो है उसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। भाई बार दूना क्या हो रहा है आपके 24 हो रहा है, यानी कि एक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो 2 नंबर का 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपके गलत होता है कोई प्रश्न तो 1/3 इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। ये इसमें नया जोड़ा गया है। तो अभी तक मेजर जो चेंजेस हमने देखे थे उसमें 3 साल की सीईटी हो गई है अब, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें पैटर्न में 120 क्वेश्चन 240 नंबर हो चुके हैं। तीसरा 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो हो चुकी है। चौथा आपके 40% सभी कैटेगरी के लिए, ऑल ओवर के लिए जो है वो इसमें रखा गया है और SC ST के लिए 35% न्यूनतम जो है वो आपके अंक रखे गए हैं। ठीक है, और ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न के हिसाब से सिलेबस के ऊपर अगर हम बात करें तो सिलेबस में भी चेंजेज हुआ है, काफी चेंजेज हुआ है, ज्यादा नहीं तो 20-25% चेंजेज हुआ है। लेकिन अब आपको पुराने सिलेबस को ना तो याद रखना है और ना ही ऐसा कोई वीडियो देखना है आपको जिसमें कि क्या बदलाव हुआ है सीईटी 12 तक। भाई बदलाव हुआ है उससे अब आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आपको क्या करना है, अब जो हमारे काम का है, अब जो हमारे लिए जो है वो पूछा जाएगा उसके ऊपर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस के ऊपर अगर हम स्पेशली बात करें तो राजस्थान का जो इतिहास है ये आपके सिलेबस के अंदर है और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सीधा सा लिखा हुआ है कि आपको प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल पढ़ना है। तो सीधी क्लियर हो गई चीज कि भाई हमें सभ्यता का टॉपिक पढ़ना है।
दूसरा, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, यानी कि हमें प्रमुख शासक, यानी कि अब सारे राजवंश वगैरह सब कुछ नहीं पढ़ना है, हर राजवंश में से इंपॉर्टेंट शासक, जैसे कि अगर हम पढ़ना चाहे तो अगर आप चौहान के अंदर जाओ तो वहां से आप पृथ्वीराज को पढ़ लीजिए, आनाजी को पढ़ लीजिए, अजय राज को पढ़ लीजिए। वहां पर फिर अगर आप मेवाड़ में जाते हो तो जैसे कि बप्पा रावल को पढ़ लिया है, जो इंपॉर्टेंट है भाई, कुंभा को पढ़ लिया है, इसके अलावा लाखा को पढ़ लिया है, महाराणा प्रताप को पढ़ लिया, जो खास है, ठीक है ना। जैसे जयपुर में जाओगे तो प्रताप सिंह है, सवाई मान सिंह है, ठीक है ना, या फिर आपके सवाई जय सिंह है, इन सबको आप पढ़ लीजिए। तो प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, ज्यादा इनके ऊपर अब फोकस जो है वो नहीं किया गया है, धीरे धीरे जो है वो राजवंश के वेटेज को कम कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज हमें नजर आ रही है। फिर ये तो है आपका प्राचीन राजस्थान का इतिहास, और ये है आपके आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है। बिल्कुल क्लियर कट जो है वो सिलेबस लिखा हुआ है, इस बार ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है। और चौथा पॉइंट है प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, बस ये आपको जो है वो हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। फिर अगला आपके विषय है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान कल्चर में राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, महल, और ठीक है ना, बावड़ी वगैरह जो है वो, और चित्रकला, मेवाड़ की चित्रकला है, मारवाड़ की, वो सारा। फिर है लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक, ये सारी की सारी चीजें हैं। प्रमुख धार्मिक पंथ यानी कि संत संप्रदाय, और आपके लोक देवता आपको पढ़ना, देवी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर सामाजिक जीवन में वेशभूषा पढ़ना है, आभूषण है, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं आ जाती है। भाषा के अंदर भाषा है, राजस्थानी बोलियां है, साहित्य है। कला और आपके संस्कृति के क्षेत्र के अंदर प्रमुख जो है वो आपके व्यक्तित्व। अब यहाँ पर देखो, पहले ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्तित्व पढ़ना है, और यहाँ पर जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व है वो आपको पढ़ना है, इसमें कि वो विभिन्न प्रकार के मांगणियार के या फिर आपके गौरी देवी वगैरह, वो सारे इसके अंतर्गत काउंट हो जाते हैं। फिर अगला आता है आपके भारत का भूगोल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, ये चीज जो है वो इसके अंदर रखी गई है। प्रमुख नदियां हैं, बांध, झीलें और सागर रखा गया है, यानी कि एक तो भौतिक प्रदेश पढ़ लो, एक राजस्थान की नदियां पढ़ लो। फिर अगला आता है वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, एक ये पढ़ लो, और ये वाला बिल्कुल इसमें अपडेट हुआ है। और आपदा प्रबंधन का जो है वो पॉइंट इस बार आपके सीईटी के अंतर्गत आ चुका है, तो संभावना है कि ये ग्रेजुएशन लेवल में भी आए। तो आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जो है वो इसके अंतर्गत काउंट किया गया है। फिर हम आगे चलते हैं, अगला आता है राजस्थान का भूगोल। इंपॉर्टेंट विषय है राजस्थान के भूगोल में। एक तो भौतिक स्वरूप है राजस्थान का, तो आपको पूरे के पूरे भौतिक स्वरूप पढ़ने होंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वो सारा का सारा। राजस्थान की जलवायु की दशाएं, राजस्थान की जलवायु पढ़नी है। प्राकृतिक वनस्पति पढ़नी है, राजस्थान की मृदाएं पढ़नी है, राजस्थान की नदियां, बांध और झीलें जो है वो इसमें पढ़नी है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज संपदा है, वन संपदा है और जल संसाधन। तो वन संपदा वैसे वनस्पति के साथ ही ऐड होता है, लेकिन इसमें आपको वन रिपोर्ट अलग से पढ़नी है, यहाँ पर वनस्पति प्रदेश आ जाएंगे। जल संसाधन के अंदर ऑल ओवर जो बची हुई चीजें हैं भाई, यहाँ पर नदियां, बांध, झीलें तो पढ़ रहे हो, लेकिन जो सिंचाई परियोजना वगैरह है वो जल संसाधन के अंदर आ जाएगा। फिर पशु संपदा का टॉपिक है, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण, ये पूरा का पूरा इसमें वन्य जीवों का आ गया है। जनसंख्या के अंदर जनसंख्या वितरण है, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात जो है वो इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान की प्रमुख जनजाति आती है, और राजस्थान के अंदर पर्यटन का टॉपिक आ जाता है। ये आपके राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत दिए हुए जो इस बार के पॉइंट है वो आप सभी के लिए रहने वाले हैं। राजस्थान भूगोल के लिए आप सभी के लिए जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा सिलेक्शन बुक आती है, वो पुस्तक आप लेकर आ सकते हैं। उस पुस्तक को आराम से पढ़ लीजिए, एक भी टॉपिक उससे बाहर नहीं है। उस पुस्तक के अंदर लगभग 18 से 20 आपके टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें राजस्थान का कोई सा भी आप एग्जाम दे दो, सभी एग्जाम के जो सिलेबस के पॉइंट है वो उसके अंदर कवर रहेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको जो है वो उस किताब में मिल जाएंगे, ठीक है ना। राजस्थान भूगोल के नाम से आती है। राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजस्थान के आपको जो है वो संदर्भ से इंडिया पॉलिटिक भी पढ़नी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों पॉइंट है आपके किसके, इंडिया पॉलिटिक है, ठीक है। और ये वाले जो पॉइंट है ये है राजस्थान पॉलिटिक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो भारतीय संविधान की प्रकृति, संविधान के अंदर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निजी निर्देशक तत्व, ये इस बार जुड़ गया है। इसमें भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, आपके सुप्रीम कोर्ट आ गया, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग आ गया है। ये इंडिया पॉलिटी है। राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आ गया, आरपीएससी आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य का मुख्य सचिव है और जिला प्रशासन है। और यहाँ पर आपके स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज आ गया है। ये आपके इंडिया और राजस्थान दोनों ही पॉलिटी है, आप ऐसे मान सकते हो, कोई इसमें जो है वो भेदभाव नहीं रखा गया है।
अगला आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान इकोनॉमी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये वो वाला पोर्शन है जो आपके दोनों में कॉमन है, लगभग सीईटी ग्रेजुएशन और आपके स्नातक के इसमें 12th लेवल के अंदर। यहाँ पर जैसे आपके लिखा हुआ है राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की भूमिका। अब चूंकि ये इनडायरेक्टली जो है वो क्या है आपका इकोनॉमिक सर्वे है, क्या है आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ये क्या है आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्याएं, ये भी क्या है आपका इकोनॉमिक सर्वे है, जिसमें आपको जीएसडीपी पर कैपिटा इनकम वगैरह ये पढ़ना है। राज्य की आय और बजट की अवधारणा, इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ही चीजें आ जाती है। ये तीनों के तीनों स्टार्टिंग वाले पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कवर होते हैं, ठीक है साहब। और नीचे वाले जो तीन हैं इसमें हस्तशिल्प उद्योग है, बेरोजगारी है, सूखा है और अकाल है, एक तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक है आपके राजस्थान के अंदर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम जो भी इंपॉर्टेंट है, विकास की संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज जो है संस्थाओं की ग्रामीण विकास के अंदर भूमिका, ठीक है साहब। और यहाँ पर है महात्मा गांधी जो आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि मनरेगा जो है वो सीईटी में से इस बार चेंज होगा, मनरेगा को इन्होंने रखा है लेकिन साथ में वीबी जी राम जी जो है इसको जोड़ दिया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण। तो ये पोर्शन आपके लिए रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये जो है वो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, ये वाले जो पॉइंट है ये इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए हैं। चाहे आप ये वाले पढ़ो चाहे ये वाले पढ़ो, दोनों के हिसाब से ही आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स है जो कि आपके काम में आ सकता है, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे जो केवल 12th लेवल वाली देंगे, जो केवल 12वीं पास है उनको ही देना है, मजबूरी है। और इतनी कम उम्र में बच्चे जो है वो 18 वर्ष के आजकल हो भी नहीं रहे हैं। तो मैक्सिमम तो 12th लेवल सीईटी में वही बच्चे बैठेंगे जिनके पास में ग्रेजुएशन भी है, जिनके पास में 12th भी है। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि 80% बच्चे वो है जो सीईटी ग्रेजुएशन भी देंगे और 12th भी देंगे। जिनका टारगेट कांस्टेबल है वो 12th के ऊपर फोकस करके और उस हिसाब से निकाल सकते हैं। बाकी सभी बच्चों को मेरे हिसाब से जो ग्रेजुएशन वाले हैं 12th दे रहे हैं उनको ग्रेजुएशन की ही तैयारी करनी चाहिए। और ग्रेजुएशन की अगर आप तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में वीडियो और पटवारी ये दो अच्छी भर्तियां जो है वो ग्रेजुएशन में आएगी और उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इवन आप सीईटी जो है वो चाहे 12th दो चाहे आप जो है वो स्नातक दो, दोनों के अंदर जो है वो सेम टू सेम पोर्शन है राजस्थान इकोनॉमी का। और उसके लिए 25 अंक जो है यहाँ पर आपके रखे जाते हैं और वीडियो के अंदर जो है वो 30 अंकों का जो है वो आपके यही पोर्शन आता है। और इसी के लिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो आप सभी के लिए लाया गया है। VSR 01 से 21% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें नोट्स, प्रिंटेबल नोट्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। ये आप सभी के लिए जो है वो कोर्स यहाँ पर रखा जाता है। अगला आता है आपका दैनिक विज्ञान। देखिए दैनिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर जो है वो ऑल ओवर जो है वो सारा का सारा सिलेबस रखा गया है। जैसे कि केमिस्ट्री से यहाँ पर है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक है, धातु अधातु और इनके यौगिक, सामान्य जीवन के अंदर प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती है, फ्रियोन है, आपके CNG है, बहुलक, साबुन अपमार्जक है, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष हो गया, उनका निवारण हो गया। उसके बाद में आता है अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, ये टेक्नोलॉजी का पॉइंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्र, न्यूक्लियर जो आपके न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण, ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का पॉइंट हो जाता है। फिर ये पूरा का पूरा आपके इकोनॉमी इसका इकोलॉजी का जो है वो पॉइंट आ जाता है, जिसके अंदर पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, ये पूरा का पूरा आपका किसका है इको सर्वे, इसका इकोलॉजी का जो है वो आ जाता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का। फिर जैव प्रौद्योगिकी जो है वो बायोटेक का भी आपके यहाँ पर रखा गया है, जिसमें सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादपों की किस्में, ट्रांसजेनिक जीव या फिर आपके पराजीवी जो जीव है वो, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व इसमें आता है, रक्त समूह, रक्ताधान, आरएच कारक, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारक और उनका निवारण, ये आपके अगेन जो है वो बायोलॉजी का पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है ना। ये आपके एक बॉटनी का पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ये आपके बायोटेक का जो है पॉइंट आ जाता है, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का आ जाता है, ये बायोलॉजी का आ जाता है, ये टेक्नोलॉजी का आ जाता है, ये आपके जो है वो एक प्रकार से आप देख सकते हो कि फिजिक्स का आ जाता है, और ये आपके तीनों के तीनों केमिस्ट्री का आ जाता है। तो ऑल ओवर साइंस को यहाँ पर जो है वो कवर किया गया है। अगला आता है तार्किक विवेचन एवं गणित। यहाँ पर रक्त संबंध ये आपके इसके रीजनिंग के हिसाब से है, संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रेणी है, घड़ी है, कैलेंडर है, LCM HCF आ जाता है, औसत, हानि, लाभ, प्रतिशत,
लाभ आ जाता है, लाभ हानि है, आपके प्रतिशत है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समानुपात, अनुपात, समानुपात आ जाता है, समय, चाल, दूरी, कार्य और समय वगैरह। तो ये आपके यहाँ पर क्षेत्रफल का आ जाता है, गोले, त्रिभुज वगैरह जो है इनका, और यहाँ पर आयतन का आ जाता है। दोनों ही पॉइंट इसमें रखे गए हैं। चित्र जो है उनका या फिर आंकड़े जो है उनका क्या किया गया है, चित्रों के द्वारा निरूपण, जिसमें आलेख, स्तंभलेख, वृत्त चित्र, ठीक है ना, ये सारे के सारे रखे गए। टेबल वगैरह जो आपके एसआई के अंदर या फिर आरएस प्री में आता है। कोडिंग एवं डिकोडिंग आ जाता है, बैठने की व्यवस्था है, और मानसिक योग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। ये ऑल ओवर जो है वो आपके मैथ और रीजनिंग का जो है वो सिलेबस है। ये करंट अफेयर्स का आप सभी के लिए पोर्शन है, जिसके अंदर पहले पॉइंट में रखा गया है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेलकूद आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। कुछ भी नहीं छूटा है भाई, पूरा करंट आ गया है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सारे के सारे आए गए। राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय की कार्यक्रम एवं नीतियां, इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए आप सभी के लिए एक पुस्तक है जो है आपकी योजनाएं, क्योंकि राष्ट्रीय का मतलब हो गया भारत और राज्य का मतलब हो गया राजस्थान। तो राजस्थान और भारत सरकार की जो योजनाएं, नीतियां, मिशन, कार्यक्रम, अभियान है, इन सभी के लिए तृतीय संस्करण जो है वो नवीनतम बजट और आर्थिक समीक्षा के अपडेट के साथ में सिलेक्शन बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस कवर पेज के साथ में आप आराम से लेकर आ सकते हैं, और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी का करंट जो है वो अपन एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे कि ये कहाँ से करना है। आप क्रोनोलॉजी, मूमल वगैरह ऐसे आप जो भी मैं बेस्ट रहेगा वो मैं आप सभी को बता दूंगा। नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नैतिक मूल्य, ये पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने एथिक्स के भी कुछ पॉइंट जोड़े हैं। एक आपके इसमें एक्ट जोड़ दिया है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा जो आपके अधिनियम है 2022 वाला, उसको भी इसमें जोड़ दिया, उसके मेन प्रावधान क्या है। ठीक है, ये पुस्तक है जो आप योजनाओं को कवर कर सकते हो। ये पहली बार जो है वो राजस्थान के किसी भी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली जो है वो जुड़ा है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो वैसे तो जो है वो आपके उसमें रोडवेज वाले में था, लेकिन पूरा ये नहीं था, कुछ कुछ जो है वो अलग अलग था। तो प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड जो है वो इसमें रखा गया है, उनकी बुनियादी बातें। इसके अलावा जो है वो कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन जो कि आपके सीपीआर के नाम से जाना जाता है। नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के जो है आपके प्रकार और उनके बचाव के उपाय क्या है। युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस इसमें रखा गया है। सोशल मीडिया की लत और उससे संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक जो उपाय है ये इसमें रखा। तो सोशल मीडिया से युवाओं को बचाने के लिए, युवाओं को शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए, नशीले पदार्थों के लिए और फर्स्ट एड के लिए, ये चीजें जो है वो आपके जन स्वास्थ्य के अंतर्गत जोड़ा गया है। ये कंप्यूटर आपके पहले भी था, अब भी है, जिसमें कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग है। मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस, जिसमें एक्सेल, वर्ड और आपके पावर पॉइंट वगैरह, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ये आपके कंप्यूटर का पोर्शन है। फिर आती है आपके हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के अंदर है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। एक तो ये है, संधि और संधि विच्छेद है। सामासिक जो पद है यानी कि समास जो है वो इसमें समास और समास विग्रह है। उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द आ जाते हैं। अनेकार्थक जो आपके शब्द आते हैं वो है, शब्द युग्म में है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आ जाती है। वाक्यांश के लिए जो है वो एक सार्थक शब्द कहा जाता है। मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, और ये वो वाला पॉइंट है जो कि डिप्टी जेलर में भी था आपके। कार्यालय पत्र जो कि आपके एलडीसी में भी है। कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति वगैरह, ये सारा इसमें है। और जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है। इसके अलावा वॉइस है, इसमें नरेशन है, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है। इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश जो है वो इसके अंदर है, या इंग्लिश टू हिंदी भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा ग्लोसरी इसके अंदर रखा गया है, ऑफिशियल, ठीक है ना, टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन जो आपके पैसेज है वो इसके अंदर रखा गया है। और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, जिसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल, ये 3 प्रकार के लेटर भी रखे गए। ये आपके इंग्लिश का जो है वो यहाँ पर क्या रखा गया है, सिलेबस रखा गया है। अगर आप सभी पहली बार अगर 12th क्लास पास करके आए हैं तो मेरे हिसाब से आप सभी को ऑनलाइन जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में आप ज़्यादा समय खराब ना करो। इसके लिए ऑनलाइन सस्ते मूल्य के अंदर और आराम से जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार घर पर या फिर लाइब्रेरी में कहीं पर भी पढ़ सकते हो। और इसी के लिए आप सभी के लिए CET 10+2 जो है, इसके लिए अलग से ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो आप सभी के लिए शुरू किया गया है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि CET 10+2 के साथ में जो है आपके भर्ती जो होगी इसके अधीन वो है कांस्टेबल की, और सबसे पहले जो भर्ती आएगी वो कांस्टेबल की आएगी। तो इसी वजह से CET 10+2 के अंदर जो भी बच्चे इस कोर्स को परचेज करेंगे, तो जैसे ही आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जैसे भर्ती आएगी तो उसके लिए आपको फ्री के अंदर जो है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का कोर्स जो है वो इसके साथ में मिल जाएगा। यानी कि जो बच्चे इसको खरीदेंगे उनको जैसे ही हमारे इसका पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च होगा, वो लॉन्च होते ही उन सबको वो फ्री के अंदर उन सबके जुड़ जाएगा। प्रिंटेबल नोट्स इसमें मिलेंगे। और VSR 29 यानी कि VSR 29 से अभी आप सभी के लिए 29% ऑफ चल रहा है।
29% इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन कोड आपको क्या डालने हैं, VSR29। ये अगर आप कोड डालोगे तभी आपको 29% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सीईटी ग्रेजुएशन जो है इसके लिए भी आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो उसके लिए भी ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में हम और विस्तार से भी बात कर लेंगे। बाकी इस ग्रेजुएशन लेवल के अधीन जो सबसे पहले भर्ती आएगी वो आएगी वीडियो की। तो जो भी बच्चे इसको खरीदेंगे, कोर्स अभी आपके लाइव हो चुके हैं दोनों, आप दोनों ही जाके परचेज कर सकते हो, कॉम्बो भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। जो बच्चे इसको लेंगे सीईटी ग्रेजुएशन को, उनके तहत इसके तहत जो भी बच्चे इसको लेंगे उन सभी के लिए वीडियो के लिए जैसे ही अलग से पृथक कोर्स लॉन्च होगा वो आप सभी के लिए फ्री के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और जो पहले 1000 बच्चे रहेंगे इसके अंदर आपके वीडियो वाले के अंदर, या फिर ऐसे मान लीजिए कि जो सीईटी में जुड़े तो उनको वीडियो का तो मिलेगा ही, तो जो पहले 1000 बच्चे रहेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेने वाले उन सबको वीडियो की टेस्ट बुकलेट जो है वो भी फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें भी VSR29 इसी कूपन कोड के साथ में आपको 29% का ऑफ मिलेगा, इसलिए VSR29 ये जरूर याद रखना है, इससे आपको ऑफ मिलेगा। तो 29% ऑफ ले लेना है, प्रिंटेबल नोट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ये आप सभी के लिए जो है वो सूचना आ जाती है, जिसके तहत हमने यहाँ पर बात कर ली है कि भाई किस प्रकार से आपके ये पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम रहने वाला है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी के अंदर एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस में चेंजेज हुआ है, कुछ भर्तियां हैं जो इसके तहत आ सकती है, कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है हम अलग से एक वीडियो के अंदर और जो है वो बुक्स के ऊपर बात कर लेंगे। बाकी लगभग वही है जो मैंने पहले बताई थी, तो संभावना वही रहने वाली है कि भाई उन्हीं कंटेंट को आप पढ़ लो, वो सबसे बेस्ट कंटेंट है। एक आपके जन स्वास्थ्य का अलग से जुड़ा है तो उसको मैं अलग से करवा भी दूंगा, भले यूट्यूब के ऊपर आपकी जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जो है वो अभी आप सभी लोग जो है वो शुरुआत कर देनी है तैयारी की। राजस्थान जीके पढ़ सकते हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये वो विषय है जो सदाबहार है, जो हर भर्ती में काम आती है, चाहे वीडियो हो चाहे आपके जो है वो कांस्टेबल हो, तो सबके अंदर जो है वो आपके ये काम आने वाली है। कंप्यूटर है, राजस्थान जीके है, मैथ, रीजनिंग है, तो इनको आप अच्छे से कवर करते रहिए। बाकी आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखिए। इस क्लास को अपन इतना ही रखते हैं, आगे और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।